नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आज एक दुखद खबर जो है मीडिया जगत के लिए, रोहित सरदाना जो एक सीनियर रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनकी आज जो है डेथ हो गई। मेरे साथ में सुधीर जी बिश्नोई साहब हैं। सुधीर जी पत्रकारिता जगत में मेरे साथ में मेरे फ्रेंड रहे हैं और हमने पत्रकारिता की पढ़ाई साथ में करी है। और अभी मीडिया मंथन जो है यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें करीब 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं और कई समाचार पत्रों के लिए, कई वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार। सुधीर जी, एक दुखद खबर है रोहित जी सरदाना जी की जो डेथ हुई, उसका कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका एक लाइव वीडियो देखा था और जिसमें भावात्मक रूप से आज तक से लेके पूरा देश जो है आज इस दुख की घड़ी में जो है बहुत व्यथित है। पहले तो नमस्ते राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो निश्चित तौर पर आज जो घटना हुई है और आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल रोहित सरदाना जी है। और रोहित जी जिनका एक लंबा परिचय रहा है मीडिया में, लगभग 2 दशक से वो मीडिया में थे। और आपने कहा मेरा भावनात्मक उनसे जुड़ाव मेरा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो गूगल का ज़माना आया और जब मैं जान रहा था कि मुझे अच्छी एंकरिंग सीखनी है, मेरी हिंदी को अच्छा और बेहतर करना है और मुझे एक अच्छे पत्रकार बनना है, तो मुझे एक आइडियल की ज़रूरत थी। और उस समय मेरे सामने एक नाम आया था, वो था रोहित सरदाना। मैं पिछले 5 साल से उनका प्रोग्राम, चाहे ताल ठोक के हो या फिर अभी 2017 में जब से वो आज तक में आए थे उनके बाद उनका जो है दंगल प्रोग्राम हो, रोज़ 5 बजे, मेरा एक बहुत बड़ा जुड़ाव था। मैं अमूमन मेरे जब घर में रहता था, जब अकेला रहता था तो फटाफट 4:30 के आसपास चाय बना करके और कप ले करके बैठ जाता था शाम को 5 बजे। ये मेरा उनसे जुड़ाव था। इसलिए रोहित सरदाना मुझे मेरे बहुत प्रिय थे और ये उनके कोई जाने की उम्र नहीं थी। अभी तो उन्हें पत्रकारिता में बहुत कुछ करना था, लेकिन खैर भगवान ने जो लिखा था उस लेख को कोई विधाता भी टाल नहीं सकते हैं। और ये मेरे लिए नहीं, ये करोड़ों हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बड़ी दुखद खबर है। और इस प्रकार की किसी पत्रकार का जाना संभवतः न भूतो न भविष्यति, ने कभी मैंने देखा है कि एक पत्रकार के जाने से पूरा हिंदुस्तान जो है वो भावुक है, चाहे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या हिंदुस्तान के जो ब्यूरोक्रेट है या फिर जो है एम्बेसी के लोग हैं, सभी लोगों का एक कनेक्ट था रोहित सरदाना के साथ। और या फिर जो है जो इतनी जनता, करोड़ों उनके फैन फॉलोइंग से शरद जी, वो सारे भावुक है। आज सोशल मीडिया का माहौल देखा, मैं अपने आप में अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से। इसका कारण ये है कि मेरा एक जुड़ाव था और मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कल भी अगर सुबह होगी तो रोहित सरदाना शाम को 5 बजे आज तक पर आएगा। ये मेरा जुड़ाव था। सर एक बात बताएं, जैसा अभी ये देखा जो चैनल के अंदर वर्किंग होती है, नो डाउट पत्रकार आज की तारीख में कोविड-19 चल रहा है और बहुत विपरीत परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करते हैं, तो पत्रकारों के लिए एक बात है कि चैलेंजेस तो हैं। बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। पत्रकारों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अभी इनके चैलेंजों पर जो कुछ भी हो रहा है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी, जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर नाम तो दिया गया है जब से कोरोना आया है, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीजें नहीं देखी सरकार की तरफ से कि अगर जितने भी पत्रकार की डेथ हुई है, क्या उनके लिए सरकार ने कुछ ऐसा सिस्टम किया है? कभी नहीं हुआ है। सिर्फ ठीक है, डॉक्टरों को लो फ्रंटलाइन वॉरियर है, पत्रकार है, लेकिन सबने अपनी भावना, देखिए रोहित जी का बड़ा एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि वो आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनका आज सुबह जब 12 बजे के आसपास डेथ हुई थी, उससे पहले यानी कल शाम तक वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, वो सरकारों से साथ टच में थे, वो स्वास्थ्य मंत्री को टैग कर रहे थे कि भाई इस गरीब की है, इसके आप मदद कीजिए। मतलब जो है अंतिम क्षण तक वो अगर गरीबों की सेवा कर रहा था, लेकिन सरकारों की तरफ से पुणे उस पत्रकार के साथ नहीं। आज 4 दिन तो हम लोग याद करेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे कौन है रोहित सरदाना। उन छोटी नन्ही बच्चियों का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या होगा, और वो उन्हें छोड़कर चले गए। 3 साल की बच्ची, वो क्या समझती है? तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार को जर्नलिज्म के लिए, अगर हमारी पत्रकारिता को बचाना है, तो जो हमें फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ साथ प्रत्येक पत्रकार को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। ऐसा सरकार को कहना चाहिए कि कम से कम जो पत्रकार जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि अगर कोई पत्रकार चला जाए तो एक कम से कम उनके परिवार को आर्थिक थोड़ा सा पैकेज, चाहे तो उसका इंश्योर्ड कर दो या कुछ ऐसा तो होना चाहिए। तो इसके लिए अभी कोई सरकार कर नहीं रही है, जहाँ तक मेरा जी। एक बार और है कि भी अगर अपन उनकी ज़िंदगी की बात करें, शुरुआत पढ़ाई से लेकर हरियाणा में वो जो है पैदा हुए थे और आज उन्होंने काफ़ी कम समय, 41 साल की उम्र में उनकी जो है मृत्यु हो गई।
और काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी जगह गए होंगे, तो उनके जीवन परिचय पे या उन्होंने किन किन चैनल्स में काम किया उनके बारे में बताइए। रोहित सरदाना बेसिकली हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक साधारण सा परिवार से निकल कर आए थे। इनके फादर टीचर थे, क्योंकि मैंने इनकी बायोग्राफी को और इनको बहुत करीब से देखा है। तो हाइट में बहुत छोटे थे, आपकी तरह बड़े शौकीन थे उनको कम से कम उसमें आने के लिए कि भाई मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ। जी जी। तो ये अपना जब पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ से वो जो है दिल्ली मुंबई के लिए चले गए थे, माफ़ करना। मुंबई में जब वो गए थे तो मुंबई में उनका रुझान था एक्टिंग की तरफ, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी हाइट कम थी, पर्सनालिटी में इतना सेट नहीं हो पा रहे थे, तो उनका जो हुआ नहीं। तो किसी ने बोला कि रोहित तुम अच्छा करते हो, क्यों ना मीडिया में ट्राई कर, क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये कैसे होता है। तो फिर किसी उसके मित्र ने सलाह दी, और उस समय ईटीवी यानी जो मीडिया का आज हब है सरज जी, वो नोएडा है, लेकिन उस दौरान हैदराबाद हुआ करता था। आज भी हैदराबाद में कई सारे चैनल्स के ऑफिस है, लेकिन पहले जो है एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो हैदराबाद सबसे बड़ा मीडिया का हब होता था। तो उस समय ईटीवी का जो है रामोजी फिल्म के पास ईटीवी हुआ करता था, और रामोजी ने जो है ईटीवी का, रामोजी फिल्म्स का कार्यालय और ईटीवी का कार्यालय हैदराबाद में था। तो रोहित वहां चले गए थे। रोहित ने वहां जाकर ऑडिशन दिया, लेकिन अंदर कुछ करने का जज्बा था, ये बात सबसे बड़ी थी। ऑडिशन दिया और ऑडिशन में उनको कह दिया कि ठीक है आप परफेक्ट हो, लेकिन कल शाम को 6 बजे आपको जो है क्रिकेट का हमारा शो आता है, उस शो में एंकरिंग करनी। अब रोहित को न तो क्रिकेट का पिच पता था, कैसे पॉइंट होता है, कैसे फ्रंट होता है, किस तरीके से बॉल आएगी, कौन एम्पायर होता है, कौन थर्ड एम्पायर होता है, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन उसने मौका नहीं चुकाया, और वो अपने दोस्त के पास जब अपने रूम पहुंचे थे तो दोस्त को बोला यार मुझे सुबह टास्क क्रिकेट पे बोलना है, बताओ मैं क्या करूं। तो उसके दोस्त ने फटाक से एक डायग्राम बनाया पेपर पे, और उसमें सब समझाया कि ऐसे यहाँ एम्पायर होते हैं, इतने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ जो है विकेट होता है या स्टंप होता है, मतलब पूरा उसको बताया। और उसने दूसरे दिन जाकर के एंकरिंग की, और वो आज वो उसका पहला एंकरिंग शो था। और उसके बाद वो सारा समय में गए, छोड़ के नोएडा आ गए, वहाँ उनको ड्रॉप करके फिर जी न्यूज़ में एक लंबी पारी खेली, 13 साल तक वो जी न्यूज़ में रहे। और उस दरमियान उनका एक शो था ताल ठोके, जो इतना फेमस हुआ कि आप उनकी हाजिर जवाबी, एक तो वो इस चीज में निपुण थे कि किसी से सवाल क्या करना ये उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी, वो उसी समय जो है उसी डिबेट में इतने बेहतर सवाल करते। और आज जितने भी पॉलिटिशियन की मैंने बात सुनी, उनका कहना था कि रोहित सरदाना जब गए थे और जब वो हमसे सवाल पूछते थे तो ये नहीं कहते थे कि बीजेपी का है इसके साथ मुझे चाय पीनी, ये नहीं है कि कांग्रेस का है इसके साथ मुझे बाद में चाय पीनी है तो मुझे क्या गिल्टी महसूस होगी। और फिर वो कहते हैं हमें बाद में समझाते कि मैंने कड़वे सवाल इसलिए पूछे थे कि आज जनता की जरूरत है। तो ये ऐसी एक छवि थी उनकी, और आज पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उसको याद कर रहा है। आप मानिए कि चलिए कि उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि उनका ट्विटर अभी भी ट्रेंड पे चल रहा है, 6.5 लाख लोगों ने ट्वीट किए हैं उनके बारे में। तो ये एक ऐसी जिंदादिली ही थी उनकी, और इस कारण लोग उनको याद करते हैं। आज तक में उनका सफर कैसा रहा? आज तक में वो 2017 से जुड़े थे। इसका एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। आज तक के अभी वर्तमान में डिप्टी एडिटर है और एंकर भी है शहीद अंसारी। उन्होंने कहा कि उनसे और उनके करीबी मित्र से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना इतने लोकप्रिय थे कि जब वो आज तक में 2017 में आए थे, तो आज तक अमूमन होता क्या है, कोई एंकर किसी चैनल में जाता है तो ड्रेस कोड उसको अपने हिसाब से ही बना के जाना पड़ता है, लेकिन रोहित सरदाना की हाइट थोड़ी छोटी थी और उनकी लोकप्रियता थी। तो आज तक ने जब वो हायर किए थे तो आज तक ने उन्हें 8 ब्लेजर बना करके दिए थे। तो उस समय शहीद कहते थे कि मुझे अजीब सा लगा कि भाई मैं आज तक के साथ 5 साल से हूँ और मेरे लिए 3 ब्लेजर जो पुराने हैं वही काम में ले रहा हूँ, और रोहित अभी आए हैं और उनके लिए 8 ब्लेजर और 1 करोड़ का पैकेज था उनका। तो कहने का मतलब ये था कि उनकी आज तक में भी एक लोकप्रिय थी, और उसका अंदेशा आपको उसका आइडिया ये लगेगा कि 2 बजे ये खबर आई थी। सरज जी मैं बता रहा हूँ कि ये खबर सबसे पहले ट्वीट पे मुझे पता चली थी। मैं ट्विटर पे था उस समय, मुझे पता, मैं समझ ही नहीं पाया कि रोहित सरदाना है नहीं, ये खबर झूठी है। मैंने फटाफट, क्योंकि उस समय किसी को मालूम नहीं था तो कहीं पे भी ये नहीं थी, सिर्फ ऑफिशियली ट्विटर हैंडल मैंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियन और कुछ मेरे जानकार के एंकर थे जो बहुत रोहित के करीब थे, उनके फटाफट ट्विटर हैंडल को संभाला, लेकिन किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं। तो मैंने सोचा हो सकता है ये खबर झूठी है, भाई कैसे हो सकता है, एक इतना बड़ा एंकर कैसे चला जाएगा। फिर मैंने फटाफट और चीजें देखनी शुरू की, फिर मुझे पता चला कि एक ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल से मुझे पता चला कि हाँ ये बात सच्ची है और रोहित सरदाना नहीं रहे। 2 बजे से लेकर के अभी तक रात के 11 बजे तक आज तक पर कंटिन्यू रोहित सरदाना को याद किया जा रहा है। ये उनकी छवि।
और जो भी उनके साथ ही जो एंकर हैं आज वो अपने लाइव वीडियो के अंदर काफ़ी रोए भी, डिस्टर्ब भी हुए। बहुत आपने देखा कितनी भावात्मक चीज़ें जो थी। सर जी, ये होना भी लाजमी है क्योंकि आपको पता होगा और आपको बता रहा हूँ कि आज 2 घंटे मैं रोया था जी। इसका कारण ये था कि मेरा एक भावना से जुड़ा जुड़ा था, क्योंकि मैं उस आदमी को देखे बिना सोता नहीं था। मतलब ये था कि अगर मैं कहीं सफ़र में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ या कहीं बाहर हूँ और मैंने उस लाइव दंगल को नहीं देखा, तो मैं क्या करता था कि रात को सोने से पहले, ये मैंने कई बार आपके सामने भी जिक्र किया था कि मैं रोहित सरदाना का शो देखता हूँ, तो मैं रात को क्या करता, सोने से पहले उस शो को देखता, या सुबह जल्दी उठ करके जब मैं बाथरूम में होता तब भी फटाफट उसको देख लेता कि मेरा समय बच जाए और उसमें क्या उन्होंने डिबेट की वो देख ले। तो वैसा उनका जुड़ाव था, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से उनका पर्सनली अटैचमेंट था, जिस कारण चाहे तो नवजोत रंधावा हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे सुमित अवस्थी हो एबीपी न्यूज के, और चाहे जो है टीवी9 भारतवर्ष के ऐश्वर्या प्रधान जैसे लोग हो, तमाम लोग रोए थे। क्यों रोए थे कि उनका एक जुड़ाव था। वो कहते थे कि रोहित, एक मैं सत्येंद्र का किस्सा आपको बताऊंगा कि जो सत्येंद्र है पटियाला में और पंजाब में एंकरिंग करते हैं आज तक के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे वो प्यार से सत्तू बुलाते थे, और जब भी मैं कभी आज तक पहुंचा था वो कहता कि सत्तू मेरे घर चले बिना नहीं जाएगा, यानी मेरे घर चलेगा, खाना खाएगा, फिर तू यहाँ से जो है जलंधर के लिए लौटेगा। तो ये उनकी शख्सियत थी, वो लोगों से प्यार करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो अपना रिसर्च को छोड़ते नहीं थे और उनका एक जुड़ाव था लोगों के साथ। और आज मान के चलिए कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा कोई पत्रकार नहीं देखा, हो सकते हैं बहुत सारे जिनको गोयनका अवार्ड जैसे मिल चुके हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकली रूप से मिले हैं, लेकिन एक ऐसा पत्रकार जिससे जनता का जो है जुड़ाव है, जनता जुड़ी हुई है, और ये बेनिफिट देखने को उनको मिला कि आज हर कोई सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज आप व्हाट्सएप का स्टेटस उठा के देख लीजिए, सब लोग सोशल मीडिया पर रोहित सरदाना। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी रात्रि करीब 11 बजे के आसपास समय है। सुधीर जी सुबह से व्यस्त थे, डिस्टर्ब थे। हमने निवेदन किया इनसे, इनका लाइव वीडियो भी आया था जिसमें रोहित सरदाना जो सर हैं उनके लिए जो है कहा गया था, काफ़ी चीज़ें थी, भावात्मक रूप से आपका जुड़ाव है, और हमने निवेदन किया कि रात रो आप समय में निकाल पाएँ। हालांकि व्यस्त थे, कार्यक्रम में भी थे और आज दिन से डिस्टर्ब भी थे, मगर हमने कहा कि आज आप दें, तो आज रात्रि की 11 बजे हम लाइव वीडियो के अंदर आपके सामने आ रहे हैं और इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। नो डाउट कि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं वो दुखद है, मीडिया इंडस्ट्री दुखद है। पत्रकारों की जहाँ तक बात है कि उनकी रक्षा के लिए या उन पे हमले होने से लेकर के उनकी जो है स्वास्थ्य के लिए या उनकी जो है वो बेनिफिट्स के लिए जो है सरकारें आगे नहीं आई हैं। पहले भी काफ़ी बात में इस बारे में चर्चा हुई, लगातार विभिन्न समाचार पत्र, मीडिया चैनल्स जो है इस बात को निकालते रहे, बोलते रहे, मगर अभी तक पत्रकारों के लिए जो ठोस चीज़ें नहीं हुई। और कई स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा और सब चीज़ हुई, लेकिन जो फ्रंट लाइन है आज की तारीख में कोविड की लेकर न्यूज़ से लेकर के सरकारों से, डिबेट शो से लेकर के सारे लोगों से पब्लिक इंटरेक्शन करते करते सब लोगों के बीच में रह के आप तक खबरें पहुंचाने का जो है पत्रकारों का दायित्व है। काफ़ी सारे चैनल और समाचार पत्र लगातार ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। आप घरों में हैं, लेकिन जो है सड़कों से लेकर के अस्पतालों से लेकर के विभिन्न चौराहों पर जो है मीडिया के लोग तैनात हैं और वो आप तक सही न्यूज़ पहुंचाने के लिए तैनात हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों पर गौर करें और पत्रकारों के अधिकारों के लिए उनकी रक्षा के लिए काम करें। सर सुधीर जी, एक बात करना चाहूँगा, ये जो हालांकि शायद समय सही नहीं होगा, मगर उनकी डेथ भी जो है कोविड की, पहले पॉजिटिव हुए थे, बाद में नेगेटिव हुए थे, बाद में हार्ट अटैक हुए थे। अभी बता रहे हैं हिंदुस्तान में या विश्व में भी कह लें, हिंदुस्तान में अभी नरक सी स्थिति हो रखी है। यानी अगर बात करें, शमशान फूल हो रखे हैं। इसके अलावा जो है अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, और 1 साल हो गया इस पूरे कोविड को चलते हुए। जनता के पास उद्योग धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, चलो वो तो डिफरेंट है, या लोग परेशान हैं, मगर बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है कि स्वास्थ्य सेवा जो है सरकार को मुहैया करानी चाहिए। अभी क्या ये समय से पूर्व ये सब स्थितियां जो हुई, ये कोई ना कोई समय में ऐसी बीमारियां चलती रहती हैं, ऐसी कोई डिजीज होती है जिस कारण इम्पैक्ट होता है, तो क्या सरकारों को जनता के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है, और जो हालात हैं उस पर बताइए आप। निश्चित तौर पर एक बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जो है रोहित जी अभी थे, वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे इस समय। वो आज पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा विस्तार से, कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि हम लोग सैंपल जो लेते हैं उसमें हमारी पुष्टि नहीं होती कि हम पॉजिटिव है,
इसके लिए हमें या तो सीटी करवानी पड़ती है, तो सीटी स्कैन के बाद ही हम लोग पता चलता है कि हम पॉजिटिव है। और यही रोहित के साथ हुआ था। छोटी सैंपल, ऑफिस के सैंपल, छोटे अस्पतालों के सैंपल से पता नहीं चलता है। जब बड़ा सैंपल लिया गया था, यानी उन्होंने सीटी स्कैन करवाई, फिर पता चला कि वो पॉजिटिव है, और उसके बाद ये उनका हादसा हो गया। यानी कि रात को अचानक तबीयत खराब हुई, अब हार्ट अटैक आया, ये बात तो दूसरी है, लेकिन थे तो कोरोना पॉजिटिव। अब रही बात सरकार की, देखिए जब ये पिछली बार मार्च में जब कुछ भी हुआ था, उसके बाद ये उस समय नया था, हमने भी सोचा कि भाई सिस्टम को मालूम नहीं था कि ऐसी बीमारी आ जाएगी, महामारी है, चलिए ठीक है। उसके बाद लेकिन आज उस मार्च से आज मार्च निकल गई, लगभग एक साल हो गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का देखिए, सिस्टम का देखिए, सरकारें तू मैं कर रही है। अब जब समय आ चुका है कि हिंदुस्तान को पिछली बार भी लॉकडाउन में डाला, अब डाल रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के संसाधन नहीं है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, डिजिटल सेवाएं वो चालू है तो अमीरों को बेनिफिट है, गरीब और पीछे जा रहे हैं, उनके जेब में पैसा ही नहीं है, तो डिजिटल सेवा का कैसे वो जो है उपयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार चाहती तो एक साल के अंदर हिंदुस्तान का जो है मात्र 18 लाख आईसीयू बेड है। अगर हम 125 करोड़ की आबादी वाला देश बात करता है, तो यहाँ महज 18,60,000 के आसपास आईसीयू बेड है। अगर दिल्ली में 7 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मात्र 7,000 आईसीयू बेड है। क्या 7,000 बेड से हो जाएगा? तो ये सिस्टम का दुर्भाग्य है। और एक WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी देश की जनसंख्या का 15% उसमें आईसीयू बेड होने चाहिए। यानी हिंदुस्तान की अगर आबादी हम लोग 1 अरब भी माने तो उसके 15% कितने हो गए, यानी कि हमें 15 लाख बेड तो सिर्फ वही चाहिए थे। तो लेकिन इस देश में है नहीं। दूसरी बात है कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ नहीं, सिर्फ एक जो है मीडिया कवरेज बनके। जब ये प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने कहा था कि हमने कोरोना के लिए 20,000 करोड़ का एक पैकेज घोषणा की, लेकिन वो धरातल पर कहाँ गया पैकेज, उसका कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सरकार ने कहा कि जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा आया है उसका हम जो है यूटिलाइज करेंगे, कि आईसीयू बेड देंगे लोगों को, और जो है वैक्सीन बनाने के लिए काम में देंगे। तो अभी हालात ये है कि ना तो आईसीयू के बेड बढ़े हैं और ना ही वैक्सीन इतनी हो पा रही है जिनका उत्पादन हो रहा है कि सब लोगों के वैक्सीन लग जाए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि 1 मई से जो है सब लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन आज की रिपोर्ट ये है कि कम से कम भारत के जो है 15 से 16 राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम सक्षम नहीं है 1 तारीख से जो है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, इवन रघु शर्मा जो है स्वास्थ्य मंत्री जो राजस्थान के, उन्होंने भी कहा कि हम 1 तारीख से असक्षम है कि भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास में वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं। देखिए निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को यह सोचने की जरूरत है। इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजों को समझने की जरूरत। पहली चीज है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो सीधे सेंट्रल के अंडर में काम कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एक ही वैक्सीन का डोज दे रही है 115 रुपए में, जबकि राज्य सरकार का आते ही वो 450 के आसपास हो जाता है। तो इस देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर हिंदुस्तानी की सुरक्षा करना, चाहे राज्य की हो या केंद्र की सरकार, जिम्मेदारी तो है, हर सरकार की जिम्मेदारी है कि हर हिंदुस्तान का नागरिक जो है सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर जरूरत ये थी कि कम से कम सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन केंद्र हो या राज्य ले रही हो, सबको एक रेट में मुहैया हो, ताकि हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचे। हम लोग जब बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ब्रिटेन मॉडल की जरूरत है। ब्रिटेन ने क्या किया, वो उन्होंने 3 महीने का लॉकडाउन लगाया, हर आदमी को जो पॉजिटिव थे उनके वैक्सीनेशन करवाई, उनके 2-2 डोज दिए, और उसके बाद अब ब्रिटेन में अनलॉकडाउन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ सब लोग वैक्सीन हो चुकी है। सब लोगों को घर में रहने से जो पॉजिटिव थे वो लोग भी अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं, क्योंकि बड़े डॉक्टरों का मानना यह है कि इसका 14 से 15 दिन का असर होता है। तो जो आज पॉजिटिव है वो 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा, आज नहीं है तो 15 दिन में उन्हें या तो सांस लेने में दिक्कत आएगी या उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो स्वतः ही पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है, और वो जब वो अपना प्रिकॉशन लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो कम से कम ये व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अलग अलग हाई कोर्ट भी बार बार फटकार लगा चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये राजनीति की भेंट, ये राजनेता अभी चुनाव में बिजी हैं, 2 मई तक इन्हें कोई मालूम नहीं है, इनको सरकार बनाने की होड़ है, जनता क्या हो रहा है इससे कोई बात नहीं है। और ये वादे ऐसे करती है, राजस्थान में कुछ अलग वादे हैं और आप बंगाल में जाकर कुछ अलग वादे कर रहे हो, असम में आपके वादे अलग है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और मैं मानता हूं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें वोट बैंक नहीं सोच करके हर हिंदुस्तानी की सोचने की जरूरत है। सरकारों की बात करी, व्यवस्था और कोरोना बढ़ा है, लोग भी जिम्मेदार हैं।
लोगों की बात करें अगर, तो लोग उस लेवल पे सीरियसनेस जैसे पहले था, अभी से जो कोविड-2 का टाइम आया, जो कोविड-2 में अभी जो सेकंड पार्ट आया, तो इसमें जो है लहर चली, उसमें लोग भी जिम्मेदारी थोड़ा कम ले रहे हैं। लोग कई जगह देखा गया बिना मास्क घूम रहे हैं, भीड़ हो रही है इलेक्शन के अंदर, रैली में लोग घूम रहे हैं। इसके अलावा जो है मास्क बिना लगाए दिखे, हमने खबरें दिखाई जिसमें रोडवे बस स्टैंड में भी जो है लोग बिना मास्क दिख रहे हैं, या जो है भीड़ है। तो और विभिन्न जो सामाजिक संगठन जो कार्यक्रम करते हैं उसमें भी दिखे। इसके अलावा जो है धार्मिक स्थलों में भी भीड़ बहती रही। कास्ट या रिलीजन की बात नहीं है, समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े। तो क्या लोग जिम्मेदार नहीं हो रहे? तो लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सर जी, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो सरकार की है, उतनी ही लोगों की भी है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत रहती है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे समाज में है, तो कहा जाता है कि अगर आप यानी कि जो आइडियल है या बड़े लोग हैं वो करेंगे तो जनता भी करेगी। यानी कि ये मौका सरकार ने दिया है। मौका सरकार ने कैसे दिया है, इसको इस प्रकार से समझने की ज़रूरत है कि कोविड की जो सिचुएशन थी उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से सुरक्षा और लॉकडाउन लगाने से डर था। उस समय लोग समझते थे कि कहीं ना कहीं कोरोना इतना खतरनाक है। बीच में सरकारों ने क्या किया, आंकड़ों को छुपा दिया। जब आंकड़े छुप गए थे तो लोगों को अंदर से डर निकल गया कि ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर गृह मंत्री पॉजिटिव होता 15 दिन में ठीक हो जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे, हमें कौन सा होता है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि गृह मंत्री के लिए तो कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, कितने बड़े लोग हैं। क्या एक आम आदमी के लिए बेड ही नहीं मिलेगा तो गृह मंत्री जैसे आप 15 दिन में कैसे ठीक हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि मैं आपको बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या किया है कि अगर उनको लग रहा है राजस्थान में सरकार गिरानी है तो राजस्थान में टेस्टिंग ज़्यादा कर दो, ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे तो कहेंगे आपकी सरकार से संभल नहीं रहा है। और आप जो है महाराष्ट्र दिल्ली में भी कर रहे हैं कि आज के भी जो है केंद्र शासन लगाया जाए, या जो है उनको जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। वो बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही है तो हम जिम्मेदारी केंद्र को दें। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बातें ये होती है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहे हो, इनमें हिंदुस्तान में अगर राजनीतिक नहीं होती तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के हालात नहीं होते। आंकड़े छुपा रहे हैं। अब बंगाल में हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, उनकी कोई चीज़ें बाहर नहीं आ रही है। और जब बंगाल में चुनाव हो जाएगा, सरकारें बन जाएगी, उसके बाद कह देंगे बंगाल में कोरोना है। तो ये सब चीज़ों के लिए जितने सरकारें जिम्मेदार है उतने ही आम लोग हैं। आम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप घर से बाहर निकलें प्रॉपर वे में सैनिटाइज। आज देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं आज मेरा संपूर्ण काम पिछले 1 साल से मैं मेरे घर में रह करके कर रहा हूँ। मैंने कभी भी मुझे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं मानता हूँ कि अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उस आदमी को वहीं से लाइव ले सकता हूँ। ये हमारी डिजिटल व्यवस्था है, तो आप कम से कम अपने घरों में रहिए। अगर आपको लग रहा है कि अब हमें ज़रूरत है बाहर जाने की, तभी निकलिए। अब जितने भी लोग हैं या संस्थानें हैं वो अभी शादी ब्याह करवाने की कर रही है, मैं मानता हूं कि जब नेसेसरी है वही काम करिए। जब आपको लगता है कि अब शादियां इसको हम टाल सकते हैं, अगर हो सकता है अभी नहीं करें तो साल भर बाद में कर सकते हैं, तो बाद में कर दीजिए। यहाँ आपको लग रहा है कि चलिए हमें इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, 50 लोग ही जाइए। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से शादियों में 500 लोग आ रहे हैं। बीटीपी के एमएलए थे जिनकी खुद की शादी के अंदर, एमएलए उनकी शादी के अंदर चालान बनाया, 25,000 का चालान बनाया जो। तो आप देखो ये हाल है, ये हाल है। लेकिन एक बात सोचिए, कहीं ना कहीं ये भी है ना कि केंद्रीय जो मंत्री है साले मोहम्मद, उनके पिता का जनाजा निकलता है, वहाँ हजारों लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सरकार की मुट्ठियों में काम कर रहे हैं, कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। जैसे उनको नचाया जाता है वैसे नचते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को ये समझने की जरूरत है कि भाई हम सरकार के साथ चलें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसका जो है दोष हम समाज के ऊपर ही मढ़े, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है। और प्रशासन अगर अपने आप को सक्षम कर लें तो जनता बाहर निकलेगी नहीं। लेकिन प्रशासन क्या करता है कि जिन लोगों के जो रसूखदार लोग हैं उनको छूट दे देते हैं, तो फिर उन्हें पता चला देखिए हम तो बाहर आए, आप लोग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार और उसके बाद समाज, इनका एक चक्र बना हुआ है। अगर सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार से कोरोना स्प्रेड नहीं होगा। और अगर वो सरकार और सिस्टम के साथ साथ वो लोग नहीं करेंगे तो ये स्प्रेड होगा। देखिए सब लोग अपनी व्यवस्था को जो है वो सुचारू रूप से चलाएं, सब लोग अपना अपना जो है योगदान दें। और आज कोरोना संक्रमण जैसे सुधीर जी ने बताया कि सरकार को अपना काम करना है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। वहीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें, अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे देशवासी बन के जो है राष्ट्रहित में जो है वो काम करें। और कोरोना संक्रमण में बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं, अनावश्यक बाहर ना निकलें और खुद का जो है वो ध्यान रखें।
चलते चलते एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो लोग भी पैंडेमिक स्थिति में हैं या किसी के परिवार वाले जो है तकलीफ में है, कहीं खाना नहीं पहुंच रहा, विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आए हैं, ऑक्सीजन की जो है अवेलेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है, कहीं किसी को तकलीफ हो रही है इस विपदा के अंदर या इस आपदा के अंदर और लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना ना छोड़ें। उससे क्या होगा कि मानवता जो है सर्वोपरि है, ह्यूमनिटी सबसे पहले है, तो आप एक दूसरे की मदद करें। और सरकार जो है अपनी जगह कितना कार्य करती क्या नहीं करती, वो व्यवस्थाएं जो है उसके लिए लेवल पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं। आज हम जो इकट्ठे हुए थे या बात हुई थे, क्योंकि सुधीर जी एक काफी नॉलेज रखते हैं और आज मैंने भी इनका जो वीडियो देखा जिसमें रोहित सरदाना जी की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो नो डाउट कि आज बहुत दुखद जो है वो घटना है पूरे मीडिया जगत के लिए। और हम जो है उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। उसके अलावा उनके परिवार को इस अक्षम्य दुख को जो है वहन करने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से यही कामना है। खबरों का, इंटरव्यू का जो है और डिबेट्स का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो ऐसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।